अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है। लेक्चर नंबर 5 का आगाज करते हैं। अजीज तलबा व तालबात, खुश आमदीद। लेक्चर नंबर 4 में हमने आगाज किया था एक सॉल्व प्रॉब्लम का। वो सॉल्व प्रॉब्लम डिजाइन ऑफ स्क्रीन चैम्बर और ग्रिड चैम्बर से मुतल्लिक थी। एक कम्युनिटी थी जिसकी पॉपुलेशन, डिजाइन पॉपुलेशन 50,000 थी। वाटर कंजम्पशन 300 LPCD थी। उस कम्युनिटी से जो वेस्ट वाटर निकलना था उसके लिए हमने स्क्रीनिंग चैम्बर और ग्रिड चैम्बर डिजाइन करना था। गुज़श्ता लेक्चर में प्रॉब्लम मुकम्मल नहीं हो पाई थी, हम उसको मुकम्मल सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो आज हम वहीं से आगाज करेंगे जहां से लेक्चर नंबर 4 में हमने छोड़ा था। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ। डिजाइन ऑफ स्क्रीन चैम्बर एंड ग्रिड चैम्बर। डियर स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल आपको आगाज से लेके चलूंगा ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं। सॉल्व प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपके सामने है, आप इसको गुज़श्ता लेक्चर से देख सकते हैं। हमने स्टार्ट किया डिजाइन ऑफ स्क्रीन चैम्बर से, वेस्ट वाटर फ्लो को कैलकुलेट किया गया, पीक फैक्टर को डिटरमिन किया गया, उसके बाद पीक फ्लो के बाद डिजाइन क्राइटेरिया को यूज करते हुए बार स्क्रीन का डिजाइन शुरू किया गया। डिजाइन में हमने ये चीजें कवर की थी और हम यहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 4 को कंक्लूड किया था, जिसमें कैलकुलेट किया गया था कि क्लियर एरिया कितना होगा और बार्स का एरिया कितना होगा और फाइनली बार स्क्रीन किस तरह की नजर आएगी। ये चारों तरफ एक एंगल आयरन है, इसको इन कोनों पे वेल्ड किया जाएगा और उसके बाद बार्स को बारी बारी स्पेसिंग जो हमने डिसाइड की थी उस पे वेल्ड कर दिया जाएगा। ये बार स्क्रीन बन जाएगी और इस बार स्क्रीन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइट तक और स्क्रीनिंग चैम्बर के अंदर फिक्स कर दिया जाएगा। इस पॉइंट तक हम लेक्चर नंबर 4 में कवर कर चुके हैं। आगे चलते हैं। विड्थ ऑफ टू एंगल आयरन फ्रेम्स 150 by 150 millimeter by 25 millimeter on both sides of bar rack. 0.15 into 2. It is equal to 0.3 meters. Therefore, total width of bar rack, it is equal to clear width of bars plus width of bars plus width of angle iron frame on both sides. अब ये क्या चीज है? बार रैक की विड्थ को निकालने के लिए आपको उन तमाम चीजों को जमा करना पड़ेगा जो कि बार रैक के अंदर आ रही है। बार रैक के अंदर क्या है? बार्स लगी हुई है। बार रैक के अंदर क्या है? उसमें बार के दरमियान स्पेसेस हैं जिसमें से वेस्ट वाटर ने गुजरना है और वो बार्स कहाँ लगी हुई हैं? वो एक एंगल आयरन फ्रेम पे लगी हुई है। तो इन तमाम चीजों को जब हम ऐड करेंगे तो बार रैक की विड्थ निकल आएगी। देयरफॉर क्लियर विड्थ ऑफ बार्स जिसमें से वेस्ट वाटर ने गुजरना है, गुज़श्ता लेक्चर में ये कैलकुलेट हो चुका है। इट इज इक्वल टू 0.437 प्लस विड्थ ऑफ बार्स, ये भी कैलकुलेट हम कर चुके हैं। इट इज इक्वल टू 0.21 मीटर्स प्लस विड्थ ऑफ एंगल आयरन फ्रेम ऑन बोथ साइड्स, ये भी कैलकुलेट किया गया है आपके सामने ऊपर। एज सच वैल्यू पुट कर दी गई है। इन तीनों को जब जमा किया जाएगा तो जवाब आएगा 0.947 मीटर्स। जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है कि स्क्रीनिंग चैम्बर और ग्रिड चैम्बर हमेशा डुप्लीकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर एक में कोई प्रॉब्लम हो, रिपेयर या मेंटेनेंस दरकार हो तो उसको बंद कर दिया जाता है और वेस्ट वाटर दूसरे स्क्रीनिंग चैम्बर या ग्रिड चैम्बर में डाइवर्ट कर दिया जाता है
ताकि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे कोई असर ना पड़े। इस चीज को करने के लिए प्रोवाइड ए सेपरेशन वॉल विद थिकनेस 13.5 इंचेस। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं मीटर्स में तो ये 0.34 मीटर्स बन जाएगी। अब होगा क्या, स्क्रीनिंग चैम्बर दो साथ साथ ही बनेंगे और एक सेपरेटिंग वॉल उनको अलहदा कर देगी। सेपरेटिंग वॉल की थिकनेस 13.5 इंचेस दी गई है। Therefore, total width of two screening chambers, ये एक स्क्रीनिंग चैम्बर की विड्थ है जो ऊपर अभी कैलकुलेट की गई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सेपरेटिंग वॉल की थिकनेस को ऐड करेंगे। जवाब है 2.23 मीटर्स। ये टोटल विड्थ ऑफ द स्क्रीनिंग चैम्बर बन जाएगी। लेंथ ऑफ द चैम्बर अपस्ट्रीम ऑफ रैक इट इज इक्वल टू 1 मीटर। ये हमने खुद ही अडॉप्ट किया है, जो प्रैक्टिस है उससे। इसको मैं अभी नीचे चल के फिगर से एक्सप्लेन भी करता हूं। रैक लेंथ इट इज इक्वल टू 1 मीटर, एक्चुअल लेंथ 1.4 मीटर। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर स्क्रीन को ऐसे एट सम एंगल में भी 45 डिग्री अगर हम अडॉप्ट करते हैं लगाया जाएगा, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, अगर मैं 1 मीटर लूंगा और 1 मीटर ही उसकी हाइट लूंगा, तो पाइथागोरियन थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो कि स्क्रीन बार है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। 1 मीटर स्क्वायर प्लस 1 मीटर स्क्वायर अंडर द रूट, जवाब है 1.4 मीटर। 1.4 मीटर would be the length of the bar rack और हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है वो 1 मीटर होगी। लेंथ ऑफ चैम्बर डाउनस्ट्रीम ऑफ रैक, रैक से डाउनस्ट्रीम पे जो चैम्बर की लेंथ है वो भी हम खुद अडॉप्ट करते हैं प्रैक्टिस के मुताबिक। हमने जो वैल्यू अडॉप्ट की वो है 1.5 मीटर से। Therefore, total length of the screening chamber 1 meter upstream of the rack plus 1 meter horizontal length of the rack plus 1.5 meter downstream of the rack, total मिला के जो जवाब हमारे सामने आता है वो है 3.5 मीटर्स। इसको मैं अब एक फिगर से एक्सप्लेन करता हूं। आपके सामने सेक्शन स्क्रीनिंग चैम्बर का ये लास्ट सीवर जो स्क्रीनिंग चैम्बर में आएगा ये वो दिखाया गया है। वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग चैम्बर के अंदर गिर रहा है, ये स्क्रीन लगी हुई है। इस स्क्रीन से अपस्ट्रीम 1 मीटर, इस स्क्रीन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 मीटर और यहां से जो डाउनस्ट्रीम लेंथ ली गई है वो 1.5 मीटर। तो इन तमाम को जब जमा किया जाएगा तो हमारे पास आएगा लेंथ ऑफ द स्क्रीनिंग चैम्बर और यही काम ऊपर यहां किया गया है। जवाब है 3.5 मीटर्स। आगे चलते हैं। स्क्रीन हमारी डिजाइन हो गई, हमने बार का साइज भी डिसाइड किया, बार का आपस में जो स्पेसिंग थी वो भी डिसाइड की। इन तमाम चीज़ों को डिसाइड करने के बाद हमने जो वेलोसिटी थी जो स्क्रीन से वेस्ट वाटर पास करेगा उसको 1 मीटर पर सेकेंड लिया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये सारी चीज़ें जो हमने डिज़ाइन क्राइटेरिया से ली थी और एडॉप्ट की थी, क्या ये दुरुस्त हैं या इसमें किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है? ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है अलाउएबल हेड लॉसेस को डिटरमिन करके। अगर अलाउएबल हेड लॉसेस विद इन द परमिसिबल लिमिट हो तो आपका डिज़ाइन ठीक है, यू कैन कंटिन्यू विद योर डिज़ाइन। और अगर ऐसा नहीं है, लॉसेस
परमिसिबल लॉसेस से ज़्यादा आ गए हैं, देन यू हैव टू रीडिज़ाइन द स्क्रीन, जब तक कि ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाता। क्राइटेरिया क्या है अलाउबल हेड लॉसेस का? अलाउबल हेड लॉसेस, जिनको मैं H सबस्क्रिप्ट L से डिफाइन कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू 1/0.7 इंटू स्मॉल v स्क्वायर माइनस कैपिटल V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। इसमें कैपिटल V क्या है, स्मॉल v क्या है, मैं इसको भी डिफाइन करूंगा। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। v is approach velocity of seepage in the screening chamber। आमतौर पे जो सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी है, जिसपे कि हम एज्यूम करते हैं कि सीवर में सबसे कम जो वेलोसिटी है वो 0.6 मीटर होगी, और 0.6 मीटर जो वेलोसिटी है वो सैनिटरी सीवर्स के लिए है, वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो सस्पेंडेड सॉलिड लोड है वेस्ट वाटर के अंदर वो सेटल डाउन ना हो। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो कैपिटल V है, अप्रोच वेलोसिटी है, जो स्क्रीनिंग चैम्बर के अंदर वेस्ट वाटर दाखिल हो रहा है, वो सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है। लिहाजा कैपिटल V की वैल्यू 0.6 मीटर पर सेकेंड। स्मॉल v क्या है? इट इज द वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन। ये वेलोसिटी हमने डिजाइन क्राइटेरिया से अडॉप्ट की थी। इसकी वैल्यू 1 से लेके 1.2 मीटर पर सेकंड तक होनी चाहिए, ये डिजाइन क्राइटेरिया में लिखा हुआ है। हमने क्या अडॉप्ट किया? 1 मीटर पर सेकंड। तो v की वैल्यू, स्मॉल v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू हमें मालूम है, कैपिटल V की वैल्यू मालूम है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू भी मालूम है। जब ये तमाम वैल्यूज यहां पुट की गई तो हेड लॉसेस जो आए उसका जवाब आया 0.04 मीटर, और ये कम होने चाहिए 0.15 मीटर से। तो हमने देखा कि इस क्राइटेरिया को हमने मीट किया। इसका मतलब ये है कि हमने जो डिज़ाइन किया वो सेटिस्फैक्ट्री है। वी कैन कंटिन्यू विद दिस डिज़ाइन। यहां आके मुकम्मल हो गया स्क्रीनिंग चैम्बर का डिज़ाइन। अब हम मूव करते हैं ग्रिड चैम्बर की तरफ। ग्रिड चैम्बर जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर है। उसको हॉरिजॉन्टल फ्लो चैनल भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर भी कहते हैं। अगेन जो डिज़ाइन फ्लो ग्रिड चैम्बर के लिए है दैट इज द पीक फ्लो। पीक फ्लो हम पहले डिटरमिन कर चुके हैं। Therefore design flow it is equal to 0.416 meter cube per second. Take velocity of flow in grid chamber, it is equal to 0.3 meter per second। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर में वेलोसिटी 0.3 मेंटेन की जाती है। ये वो वेलोसिटी है जिस पे हैवियर इनऑर्गेनिक इनर्ट फ्रैक्शन जो सस्पेंडेड सॉलिड की फॉर्म में वेस्ट वाटर में होती है वो तो सेटल डाउन कर जाती है बीइंग हैवियर, लेकिन जो पार्टिकल्स ऑर्गेनिक होते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, जो लाइटर होते हैं, वो पास थ्रू हो जाते हैं। तो ये वो प्रिंसिपल है, डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, जिसकी बेसिस पे ग्रिड चैम्बर को डिजाइन किया जाता है। ये वेलोसिटी कहाँ से आई? ये वेलोसिटी ऑब्वियसली रिसर्च कंडक्ट की गई और डिफरेंट वेलोसिटीज पे पानी को गुजारा गया, रिजल्ट देखे गए और फाइनली इस नतीजे पे पहुंचा गया कि अगर वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकंड रखी जाए तो मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन वो सेटल हो जाती है और ऑर्गेनिक फ्रैक्शन पास थ्रू हो जाती है। रेफरेंस इसका सैयद आर कासिम है। ये इनकी एक बुक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन पे, उसमें भी मेंशन है, और इसके अलावा ये वाइडली रिपोर्टेड है लिटरेचर में। ये वैल्यू यानी 0.3 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर्स के लिए। एरिया रिक्वायरमेंट, it is equal to Q over V. Flow rate
is the peak flow and V is the velocity, 0.3 meter per second. Therefore, area of the horizontal flow channel or horizontal flow grid chamber, it comes out to be 1.38 meter square. Now we have to decide the dimensions. Area हमारे पास आ गया, dimensions क्या होनी चाहिए? Take width W equal to 2 times the depth of wastewater in grid chamber. Wastewater की जो depth grid chamber के अंदर है उसको मैं D से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और जो width grid chamber की है horizontal flow grid chamber की उसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. मैं ये assume कर रहा हूं कि width is 2 times the depth of flow. Therefore, W it is equal to 2D and area is width into depth and width is 2D. Therefore, I put the value 2D here and I get area it is equal to 2D square. Now only unknown here is the D. We have determined the area. Therefore, we can find the value of D, that is the depth of flow of wastewater in the grid chamber. D की value determine की गई, that comes out to be 0.83 meters. So this is the value of D and D is the depth of flow of wastewater. Therefore, depth of wastewater flow in grid chamber, which is represented by D, it is equal to 0.83 meters. We always add a freeboard. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेस्ट वाटर स्पिल आउट कर जाए वहां से. So for the safety purpose, we always give some freeboard to such structures. Therefore, we add a freeboard of 0.5 meter in the depth of the horizontal flow grid chamber, and the total depth of grid chamber including freeboard will be equal to 0.83 plus 0.5. It is equal to 1.33 meters. Width of grid chamber, it is the twice of the depth of flow of wastewater. Therefore, it comes out to be 1.66 meters. Therefore, size of grid chamber, it is equal to width into total depth, and this depth includes both the depth of flow of wastewater and the freeboard. Therefore, dimensions of the horizontal flow grid chamber comes out to be 1.66 multiplied by 1.33 meters. यहां आके एक मरहला मुकम्मल हो गया. हमने डायमेंशंस हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर की डिटरमिन कर ली हैं. अब हम डिटरमिन करेंगे इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए. लेंथ ऑफ द ग्रिड चैम्बर. लेट पार्टिकल साइज इट इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर, जो कि हमने ग्रिड चैम्बर के अंदर रिमूव करना है. ये वैल्यू कहां से आ गई है? यकीनन आपके ज़हन में ये सवाल आया होगा. अगेन, रिसर्च के जरिए जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मालूम की गई, तो जो एवरेज साइज ग्रिड पार्टिकल का निकलता है वो 0.2 मिलीमीटर निकलता है. ये वैल्यू वहां से आई. नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन इट इज इक्वल टू 2. ये भी आपने एज्यूम की. जैसा कि आपके इल्म में है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से लेके 2.65 तक वेरी कर सकती है. अब आपने कोई वैल्यू तो लेनी है, लिहाजा आप 2 से लेके 2.65 तक कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं. यहां हमने जो वैल्यू अडॉप्ट की है वो 2 है. इसका कोई खास रीजन तो नहीं. वी वांट टू बी ऑन सेफर साइड कि हमने थोड़ा सा लाइट या जो लोअर साइड है उसको सिलेक्ट किया है. देयर इज नो अदर रीजन. यू कैन अडॉप्ट एनी वैल्यू बिटवीन 2 to 2.65. Now settling velocity of this grid particle of 0.2 millimeter size can be determined by Stokes law. Stokes law आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था और यहाँ आके उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन आ रही है डिजाइन के अंदर.
जबकि आप एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ग्रिड चैम्बर डिजाइन कर रहे हैं। यहां पे आके ये अप्लाई हो रहा है। स्टोक्स लॉ अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की टर्म्स में लिखें तो वी एस इट इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर एस सबस्क्रिप्ट एस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 18 न्यू। बी एस क्या है? सेटलिंग वेलोसिटी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। d is the size of the particle. S is the specific gravity of the particle minus 1 divided by 18 nu, and nu is the kinematic viscosity. टेम्परेचर अगर 20 डिग्री अडॉप्ट किया जाए तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यूज आपको नेट से मिल जाएंगी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। अगर हम वैल्यूज प्लग इन करें स्टोक्स लॉ में तो सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल ऑफ 0.2 मिलीमीटर साइज हम डिटरमिन कर सकते हैं। जी की वैल्यू 9.8, पार्टिकल का साइज 0.2 मिलीमीटर, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 हमने ये अडॉप्ट की है -1 डिवाइडेड बाय द काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 1.004 power -6 meter square per second. Answer comes out to be 0.0216 meter per second. So this will be the settling velocity of this particle having size 0.2 millimeter and a specific gravity of 2. Now this particle has to settle a depth of 0.83 meters. अगर ये बॉटम पे पहुंचे तो इसको कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 0.83 मीटर। 0.83 मीटर क्या है? इट इज द डेप्थ ऑफ वेस्ट वाटर इन द हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर। नाउ डेप्थ ऑफ वेस्ट वाटर in grid chamber, which we represent by d, divided by settling velocity of particle, which we have just determined, and we have represented it by Vs. D is in meters, V is in meter per second. Meter will cancel out with meter और per second में second ऊपर चला जाएगा. If we plug in the values, D is 0.83, setting velocity we have just determined, यहाँ इसकी वैल्यू पुट की गई, तो जो टाइम पार्टिकल लेगा सेटल होने के लिए 0.83 मीटर डेप्थ को, that comes out to be 38.4, and if I round it off to the higher side it becomes 39 seconds. एक पार्टिकल अगर बिल्कुल टॉप पे होगा तो वो बॉटम तक पहुंचने के लिए 39 सेकंड लेगा। थोड़ा सा होल्ड करें, मैं एक फिगर के जरिए इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा और आपको इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो पानी की है, जो वेस्ट वाटर की है, जो हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर में जा रहा है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड है। हॉरिजॉन्टल ट्रेवल ऑफ पार्टिकल, एफएससी में आपने पढ़ा होगा S इज इक्वल टू V इंटू टी, डिस्टेंस इट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। इट इज इक्वल टू V की वैल्यू 0.3 है और T जो टाइम है अभी हमने डिटरमिन किया है 39 सेकेंड्स। जब हम पुट करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल टॉप से लेके बॉटम ऑफ द ग्रिड चैम्बर तक पहुंचने के लिए वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 11.7 मीटर्स। अगर इसमें हम 20% एज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड कर लें तो 11.7 को अगर मैं जस्ट 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20% ऐड होके मेरे पास जवाब आएगा और वो है 14 मीटर्स। देयरफॉर लेंथ ऑफ ग्रिड चैम्बर इट विल बी 14 मीटर्स। थोड़ी देर इंतजार करें, ये बिल्कुल मजीद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी।
आखिर में एक फिगर आ रही है, उसके ज़रिए मैं ये प्रोसेस फिर से दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक स्लोप ऑफ ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर के अंदर जो वेलोसिटी मेंटेन की जाती है वो बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर की स्लोप के जरिए मेंटेन की जाती है। जिस तरह के सीवर में जो सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी है वो उसकी स्लोप के जरिए मेंटेन की जाती है, इसी तरह ग्रिड चैम्बर की बॉटम को भी एक ऐसी स्लोप पे रखा जाता है जिससे वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकंड मिल जाए। ये स्लोप कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे मैनिंग्स इक्वेशन से। अगेन आपने मैनिंग्स इक्वेशन पढ़ी होगी फ्लूइड मैकेनिक्स में, अब उसकी एप्लीकेशन आ रही है। और इसकी एप्लीकेशन जब आपने सीवर डिजाइन किया था तब भी आई थी, और अब दोबारा से वो एप्लीकेशन आ रही है। मैनिंग्स इक्वेशन क्या है? V इट इज इक्वल टू 1/n R 2/3 S1/2। V क्या है? वेलोसिटी। N क्या है? मैनिंग्स कांस्टेंट। R क्या है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। S क्या है? स्लोप। चलते हैं बारी बारी हर एलिमेंट की तरफ। R इट इज इक्वल टू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इट इज इक्वल टू एरिया ओवर वेटेड पेरीमीटर। एरिया क्या है? हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर का 1.66, ये इसकी विड्थ है, इनटू डेप्थ ऑफ वाटर 0.83, और वेटेड पेरीमीटर 3.32। आंसर इज 0.415 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। वेटेड पेरीमीटर कैसे निकला ये मैं आपको बता देता हूं। वेटेड पेरीमीटर विड्थ ऑफ द चैम्बर प्लस 2 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो। वेटेड पेरीमीटर से क्या मुराद है? वेटेड पेरीमीटर से मुराद ये है कि वेस्ट वाटर जिस हिस्से से इन कांटेक्ट आएगा हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर के, वो वेट हो जाएगा, तो उस लेंथ को वेटेड पेरीमीटर कहा गया है। और वो लेंथ क्या होगी? उसकी विड्थ के साथ इन कांटेक्ट है और उनकी दोनों साइडों के साथ इन कांटेक्ट है। तो विड्थ को अगर मैं 2 टाइम डेप्थ ऑफ फ्लो में जमा कर दूंगा तो वो वेटेड पेरीमीटर मेरे पास आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 1.66 which is the width of the horizontal flow grid chamber plus 2 times the depth of flow. The answer is 3.32 और यही मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में इस्तेमाल किया। Now I substitute the values in Manning's equation. V it is the horizontal velocity, value is 0.3 meter per second. It is equal to 1 over 0.013. This is Manning's constant for concrete. R hydraulic mean depth अभी हमने ऊपर इसको कैलकुलेट किया, 0.415 raised to the power 2/3. Slope, this is the unknown which we wish to find. There is only one unknown which we can determine from this equation. So value of S comes out to be 0.00005 meter per meter. In fact, slope is a unitless quantity. इसके कोई यूनिट नहीं होते। टोटल लेंथ ऑफ ग्रिड चैम्बर ये 14 मीटर्स है, तो ड्रॉप 14 मीटर्स में क्या आएगा? जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द लेंथ विद द स्लोप। ड्रॉप जो आएगा वो आएगा 0.00068 मीटर। 14 मीटर में अगर हम इतना ड्रॉप देंगे एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी 0.3 मीटर मेंटेन हो जाएगी। अब मैं आपके सामने ये दो फिगर्स ला रहा हूं, पूरा ऑपरेशन ग्रिड चैम्बर का आपके सामने आ जाएगा। ये है क्रॉस सेक्शन, ये जो विड्थ है वो 1.66 मीटर है, और ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, पानी का लेवल आपको दिखाया गया है, ये 0.83 मीटर है। पानी यहां से टच कर रहा है, बॉटम पे अलोंग द विड्थ टच कर रहा है, और इस साइड पे भी टच कर रहा है। तो ये पेरीमीटर, इसको वेटेड पेरीमीटर कहा जाएगा।
ये फ्री बोर्ड है। ये जो डार्क लाइन है ये वेस्ट वाटर की डेप्थ को जाहिर कर रही है, जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया है। इट इज 0.83 मीटर्स। ये है क्रॉस सेक्शन हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर का। अब मैं लॉन्गिट्यूडनल एक सेक्शन आपको दिखाता हूं। यहां से लेके यहां तक लेंथ 14 मीटर्स है। एक पार्टिकल वर्स्ट कंडीशन क्या है कि टॉप पे मौजूद है। अगर वो नीचे मौजूद है तो वो बहुत जल्दी बैठ जाएगा, लेकिन अगर वो टॉप पे मौजूद है तो उसको 39 सेकंड्स लगेंगे यहां पहुंचते पहुंचते बॉटम पे। यहां पार्टिकल एंटर हुआ, वेस्ट वाटर हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है 0.3 मीटर पर सेकंड से। ये पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता इसने नीचे ट्रेवल करना शुरू किया और 39 सेकंड्स में ये बॉटम पे पहुंच गया। तमाम वो पार्टिकल्स जो इससे बड़े होंगे वो यहां सेटल हो सकते हैं। वो पार्टिकल्स जो मिडल में मौजूद होंगे वो भी जल्दी सेटल हो जाएंगे। तो ये आपके सामने मैंने पेश किया हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर का डिजाइन और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। लेक्चर नंबर 5 को हम कंक्लूड करते हैं और क्विकली इसकी समरी देखते हैं। आज हम सॉल्व प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे और सॉल्व प्रॉब्लम थी डिजाइन ऑफ स्क्रीनिंग चैम्बर एंड ग्रिड चैम्बर। स्क्रीनिंग चैम्बर को भी डिजाइन किया, ग्रिड चैम्बर को भी डिजाइन किया, और आपने देखा कि वो तमाम स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं स्क्रीनिंग चैम्बर के डिजाइन में, ग्रिड चैम्बर के डिजाइन में, और उसके अंदर जो इक्वेशन इन्वॉल्व होती हैं, वो जो चेक्स लगाए जाते हैं, वो सारे आपके सामने आ गए। इंशाअल्लाह ताला आप अब इस काबिल हैं कि किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए स्क्रीनिंग चैम्बर और हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर डिजाइन कर सकें। अलबत्ता अगर आप एरिएटेड ग्रिड चैम्बर देना चाहते हैं या वोर्टेक्स टाइप ग्रिड चैम्बर देना चाहते हैं तो फिर आपको मेटकाफ एंड एडी को कंसल्ट कर लेना चाहिए और वहां से उसको देख के डिजाइन किया जा सकता है। मैं आपसे लूंगा इजाजत और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी आपका मुकद्दर हो, अल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों की फलाह आपको नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।